नमस्कार। हर बार हम आते रहते हैं आपके पास और बोलते हैं मुद्दे वही जो आपको छूते हैं, हम उसी पे काम करते हैं। तो ये जो 2021 में बंगाल के मसनद पे कौन बैठने वाला है, इस मुद्दे को लेके हम हर राजनीतिक दल के पास जा रहे हैं, आम इंसान के पास जा रहे हैं, सामाजिक जो प्रतिष्ठान है उनके पास जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सोच क्या है। 2021 के बंगाल के मसनद पे कौन बैठने वाला है, क्योंकि हम समझते हैं ये आप हैं भाग्य विधाता जो आम को खास बनाते हैं और खास को आम बना देते हैं। तो चलिए आज हम बात करने आए हैं इस शख्सियत से जो शायद बंगाल की राजनीति में, भारत की राजनीति में वो एक नाम है उनका, लेकिन बंगाल की राजनीति में शायद अभी तक उन्होंने कदम नहीं रखा है। तो चलिए आपसे मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं उस इंसान से जिस इस पार्टी का नाम है AIMIM। शायद सुने होंगे आप, और इसमें भी अगर आप सुने नहीं होंगे तो और एक नाम हम जोड़ना चाहेंगे, अवासुद्दीन अवैसी साहब। तो ये नाम शायद आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही आते रहते हैं, हर वक्त हर मुद्दे पे आते रहते हैं। तो ये जो पार्टी है AIMIM, इसके बंगाल के जो स्पोक्स पर्सन हैं आप उनसे रूबरू कराते हैं। तो इनका नाम है इमरान सोलंकी साहब। तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, आपने अपना वक्त दिया इसलिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं सर आपका। तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप बंगाल की राजनीति में उतर रहे हैं, कब उतर रहे हैं और कब से उतर रहे हैं और किन किन मुद्दों पर उतरेंगे? क्या आप कॉरपोरेशन इलेक्शन में उतरेंगे या फिर आप विधानसभा में उतरेंगे? स्पष्ट उत्तर चाहते हैं सर आपसे, क्योंकि आवाम सुन रही है, वो जानना चाहती हैं वाकई में, क्योंकि अवासुद्दीन अवैसी साहब बोल चुके हैं कि हम बंगाल के विधानसभा में उतर रहे हैं, लेकिन अभी बंगाल में 2 इलेक्शन होने वाले, एक कॉरपोरेशन इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन, और फिर आपका एक विधानसभा इलेक्शन। तो आप किसे उतर रहे हैं? देखिए, हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं 7-8 साल से। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट है उनके संपर्क में है, जो भी काम करते हैं उनको बताया करते हैं और उनकी नॉलेज में सारा काम है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान दिया अभी जो बिहार के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके बाद कि मैं बंगाल आ रहा हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी ने इतना हमारे जो वर्कर्स के ऊपर जो अटैक किया, जो झूठे मुकदमे में डाला गया सरकार की तरफ से, बहुत परेशान किया गया। तो उसके बाद असद साहब को लगा कहीं ना कहीं कि अब सीएम अगर बयान देती है तो इसका मतलब आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और उनके वर्कर्स जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग अभी, असद साहब ने विधानसभा का इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया है कि हम MLA इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। हम लोगों की बात यह है कि अभी कोविड-19 जो पैंडेमिक था, जो हमारा अभी भी चल रहा है, हाँ अभी भी है, लेकिन अब क्या इलेक्शन शुरू हो गए हैं तो अब इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 दिन पहले कहा ममता बनर्जी की एक डेट कंफर्म करिए 7 दिन के अंदर, जो आपका कॉर्पोरेशन के लिए, इलेक्शन के लिए, कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज। हाँ, तो हमारा मुद्दा यही है कि मैंने असद साहब को यही कहा कि सर बल्दिया इलेक्शन लड़ने हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग बल्दिया, जब पार्टी में हमारी दिसंबर या जनवरी में हम उम्मीद करते हैं असद साहब कि यहाँ पार्टी घोषणा हो जाएगी, पार्टी कमेटी हो जाएगी, तो उसके बाद कोई भी इलेक्शन आएगा हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम अपनी बात असद साहब के सामने रखेंगे, पार्टी प्रेसिडेंट और पूरी ताकत के साथ रखेंगे कि नहीं सर लड़ना ही है। हमने ये पहले भी वाज़ेह तौर पर उनको कह दिया सर लड़ना है। जब पार्टी कमेटी यहाँ पर घोषणा हो जाएगी तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। हमारी यही कोशिश है, मेरी खास है कि हम लोग बल्दिया इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़े। अच्छा सोलंकी जी, एक प्रश्न करते हैं सीधा साधा, उत्तर भी सीधे से मांगेंगे। आप लोग सेकुलर पार्टी हैं या एक मुस्लिम पार्टी है? देखिए सर, बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं आप पर, बहुत सारे चीजें होती हैं, बातें होती हैं, हाँ, तो फिर आप क्या है, सेकुलर पार्टी हैं क्या है? देखिए सर, एक बात बताइए, आपको थोड़ा सा मैं ऐड भी कर दूं, क्योंकि आपके बहुत सारे काउंसलर रह चुके हैं जो हिंदू रह चुके हैं, आपके मेयर, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, ये हम जानते हैं। तो अब आप बोलिए, क्या आप एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन? आपने जो सवाल किया सर, बिल्कुल सर, अच्छा सवाल किया आपने और आपने जवाब भी खुद ही दिया इसका। नहीं सर, जवाब नहीं, आपने कहा नहीं, मैंने दोनों पहलू आपके सामने रखा कि आपके दर्शकों के लिए। अगर हम मुस्लिम पार्टी होते हैं तो चुनाव आयोग में कैसे रजिस्टर्ड होते हैं? हम चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, हम हिंदुस्तान के इलेक्शन, हम इलेक्शन कमीशन में हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हमारे दलित हैं, आदिवासी, और भी हमारे 3 बार मेयर रह चुके हैं हैदराबाद में। उसके बाद हमारा ये अभी हमारे 3-4 काउंसिलर कॉर्पोरेशन में जीते हैं हैदराबाद, जहां हमारा गढ़ है। औरंगाबाद महाराष्ट्र म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होने वाला है अभी, फिर महाराष्ट्र औरंगाबाद में, वहाँ हमारे हैं हिंदू कॉर्पोरेटर। हमारी टिकट दी जाती है पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने, उसमें भी हमारे नॉन मुस्लिम भाई होते हैं, सिख भाई भी होते हैं हमारे साथ हैं। तो हम लोग चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है और हम लोग सेकुलर दल हैं, सेकुलर पार्टी है, देश के संविधान को मानने वाले हैं, देश के संविधान में
की जो पहली कॉपी है उसमें टीपू सुल्तान साहब की फोटो है, उसमें भगवान राम की फोटो है। तो हम सेकुलर दल हैं और सबको संविधान को मानकर चलने वाले लोग हैं। अच्छा, तो और अब जो दूसरे की तरफ जाना चाह रहे हैं हम लोग, जो आपने ये जो बंगाल में आपका जो कमेटी, ये कब तक तैयार होगा? देखिए ये क्योंकि सामने इलेक्शन आ रहे हैं, मतलब आ गए हैं बोलना, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है तो कहीं ना कहीं एक फैसला भी आ जाएगा, होपफुली विद इन 7-8 डेज में अंदर शायद एक टेंटेटिव डेट भी राज्य सरकार डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। तो आपका कमेटी कब तक तैयार होकर खड़ा होगा? देखिए कमेटी हम लोगों का अभी जो पहले जो माहौल था 7 साल 8 साल से काम कर रहे थे, तो वाज़ेह तौर पर कुछ कंफर्मेशन नहीं आया था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि एक कंफर्मेशन आसा साहब की तरफ से आ गया कि पार्टी की वहाँ पे हम लड़ेंगे इलेक्शन। अब अगर विधानसभा इलेक्शन लड़ना है, एक जनरल बात, अगर आपको विधानसभा इलेक्शन लड़ना है तो उसमें क्या होता है कि आपको कमेटी बनाना ही पड़ेगा और 4 महीने बाकी है। सोलंकी जी थोड़ा सा, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप टेस्ट मैच खेलने से पहले तो रणजी ट्रॉफी तो खेल के जाते हैं ना? बिल्कुल। तो आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, सीधा टेस्ट मैच में उतरने की सोच रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? मैंने आपको वही ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसने यही कहा कि डेट अनाउंसमेंट करिए। नहीं, ये सर एक पीआईएल के किस में आया? पीआईएल क्या कि मैं आपको वही मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो इसके पहले सब लोग यही कह रहे थे कि कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जो होगा एमएलए के बाद होगा। ठीक है, हम लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन हम लोगों को लड़ना है। असद साहब की नजर में था विधानसभा इलेक्शन पहले होने वाले, कॉर्पोरेशन नहीं है। अब कॉर्पोरेशन पहले आपके दरवाजे पे खड़े हैं, तो जो दरवाजे पे खड़े उसको भी लड़ाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग अपनी बात कितने वार्ड में लड़ने का विचार है? अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। जिस दिन हमारी पार्टी कमेटी बन जाएगी बंगाल में, उसके बाद आपको सारी अपडेट मिलेगी और बहुत जल्दी अपडेट आएंगे आपके पास में। अच्छा, तो 2021 में जो विधानसभा है, इसका क्या प्रोजेक्शन है? कितने आपके सीट आप लड़ने वाले हैं? ऐसा कुछ आइडिया आप दे पाएंगे हमारे दर्शकों को? असद साहब ने कहा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मतलब ये माइनॉरिटी स्टेट ज्यादा है, मुर्शिदाबाद, मालदा। क्यों आप पूरे बंगाल में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मुर्शिदाबाद में नॉन मुस्लिम नहीं है। हाँ है, लेकिन ज्यादा माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, मतलब 68.65% माइनॉरिटीज है और मालदा में 49% के ऊपर है। तो आप पूरे बंगाल में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मेरा प्रश्न ये सवाल है सर, आप अगर सेकुलर पार्टी हैं तो फिर आप पूरे बंगाल में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्योंकि ऐसे डेमोक्रेसी में हम चाहते हैं कि आप भी लड़े ना। आप मुझे एक बात बोलिए सर। मुर्शिदाबाद में माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी कौन है? हाँ, मुस्लिम है, लेकिन उनका परसेंटेज नहीं है मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम है। हाँ, तो उसी में क्यों लड़ रहे हैं? माइनॉरिटी मुस्लिम भी होते हैं, दलित भी है, सिख भी है, जैनी भी है। तो आप 3 डिस्ट्रिक्ट में, 3 स्टेट में, असद साहब ने वो बोला है 3 डिस्ट्रिक्ट में लड़िएगा। इसके अलावा हम लोग साउथ 24 परगना बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। 24 परगना हमारा बहुत सारे मीटिंग हुई है। उसके बाद हमारा नॉर्थ में भी काम चल रहा है, मिदनापुर में काम चल रहा है, बशीरहाट में अपना नॉर्थ में जो है वहाँ काम चल रहा है। उसके बाद हमारा कैलकाटा शहर में काम चल रहा है आपका। अच्छा सोलंकी जी, मैं थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका जो हैदराबाद कॉरपोरेशन का भी हाल ही में रिजल्ट आया है, इसमें टीआरएस को 55 सीट मिले हैं, 55, बीजेपी को 48 और आप लोगों को 44। कहीं ना कहीं क्या आपके ओवैसी अवैसी जी के गढ़ में बीजेपी ने दे दिया है? अगर आप देखें चार मीनार को और आपका जो वो सीट है एलबी नगर और सिकंदराबाद को अगर देखें और खैरताबाद, हाँ, जहाँ पे खैरताबाद और मेनली आपका चार मीनार है, 2 जगह पे एआईएम बहुत ज़्यादा सीट लेके निकला है, लेकिन रेस्ट जगह पे शायद कहीं ना कहीं सिमट गया है। देखिए तो क्यों ऐसा क्यों? एआईएम तो गढ़ है सर हैदराबाद में उनका। एआईएम पार्टी हमारे जहाँ से इलेक्शन लड़ती है, हम लोगों की पिछली बार भी 44 सीटें थी, इस बार हमने सारी सीटें बचाई अपनी। बीजेपी ने जो नुकसान दिया वो नुकसान आप देखिए। जो अभी एक सवाल आप शायद मुझसे करेंगे, क्योंकि हर इंटरव्यू में सारे लोग सवाल करते हैं और मीडिया में चलता है कि एमआईएम जो वोट कटवाए, ये बात चलता है। नहीं, मैं आऊंगा, वो बात में आ रहा हूँ। मुझे पता आप सवाल करेंगे, ये सवाल सभी करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पे कांग्रेस इलेक्शन लड़ती है, कांग्रेस को 2 सीट मिले हैं, 2 सीट में वोट तो काटा कांग्रेस ने। अच्छा, क्यों? ये भी सवाल हम रख सकते हैं आपके सामने। लेकिन सर ये राजनीति है, हम सियासत में हैं, तो सियासत में इस चीज की जगह नहीं है। ये आप किसी को लॉलीपॉप देकर अगर बोले कि सर ये वोट काट रहे, ये लॉलीपॉप देना हुआ।
और कुछ नहीं है। तो अब जहां जहां एमआईएम सीट जीती थी पहले, हम लोगों ने वहां हमारी सीटें जीती और पहले से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज शेयर बढ़ा है आपका, शेयर बढ़ा, लेकिन आपकी सीट नहीं बढ़े। हाँ, तो अगर सर अभी शेयर बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा, आगे सीट भी बढ़ेंगी। अच्छा। आज बीजेपी भी यहाँ पे ताकत में काम कर रही है, वोट परसेंटेज उनका बढ़ा तभी तो कर रही है। बंगाल, हमारा बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन हम वहां कर रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ा, वहां कर रहे हैं। बिहार में तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन खड़ा हो रहा है महागठबंधन की तरफ से कि आप लोगों ने उनके पूरी तरह से उनका जो बोल रहे हैं ना प्लेट में सर्व हुआ था वो आपने पूरा वो खत्म कर दिया। भाई वोट कटुआ की तरह AIMM काम किया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये वो लोग बोल रहे हैं, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ मैं। देखिए, प्रजातंत्र है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, डेमोक्रेसी है। हर आदमी को हक है इलेक्शन लड़ने का। कल को कोई दल नया पार्टी बनाकर आएंगे, लड़े। इतनी पार्टी लड़ती है, आखिर सबसे बड़ी बात है कि इतनी पार्टी इलेक्शन लड़ती है। वहां ममता बनर्जी भी इलेक्शन लड़ी थी, तृणमूल कांग्रेस किशनगंज में इलेक्शन लड़ी है, अख्तर उल के खिलाफ लड़ी है। इसके पहले झारखंड में इलेक्शन लड़ी ममता बनर्जी, तो कोई सवाल नहीं उठाते। हमारी पार्टी एमआईएम जो है ना, वो आने वाले बोलते हैं ना कि आदमी उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जो आम जो देता है, तो उसी को खाना पड़ता है जो फल देता है। तो अब एमआईएम जो है ना, ये अभी बूमिंग पार्टी है, अभी लोग इसके तरफ जुड़ रहे हैं। आप सोचिए ना, एक पार्टी इलेक्शन में लड़ती है और 5 सीट और बम्पर वोट से जीतती है। हमारा जो बिहार नहीं, ये एलिगेशन कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए सर, ये सब बंगाल में भी होने वाला है, इसीलिए और बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोग। सर एक एलिगेशन जो लगा रहे हैं, बहुत स्ट्रेट सवाल मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक जो एलिगेशन लग रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग भाजपा के बी टीम है। बोलिए, आप अपना जस्टिफिकेशन दीजिए। देखिए, भाजपा का बी टीम तो ये बहुत पुराना मसला हो गया सर। असद साहब ने भी कहा, हम भी ये बात दोहरा दे रहे हैं। नहीं, ये जो बाजार में बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। मत बोलिए, अब थोड़ा अपग्रेड करिए, सी बोलिए, डी बोलिए, ई बोलिए। तो ये मसला चलता रहेगा सर, इलेक्शन लड़ रहे हैं। बी टीम का मतलब ये हुआ कि अगर महाराष्ट्र हैदराबाद असदुद्दीन गढ़ है, वो 8 सीट पे लड़ते हैं इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन में। इससे पहले 24 में लड़े थे, भाजपा को रोकने के लिए 8 सीट में लड़े। कांग्रेस वहां पर ये भाजपा की वहां पे एक एमएलए की सीट आई थी विधानसभा में। वो एक सीट जो थी एमएलए की, वो राजा सिंह बोल के एमएलए गौशाम एल जीता था। आप उसका कभी एक वो रेशियो निकालिए वोट परसेंटेज का, तो टीआरएस वहां पर लेकर आती है 44,000 वोट, कांग्रेस 26,000 वोट, और वो 17,000 वोट से लीड करते हैं। तो हम भी ये बोल दें कि वो भाजपा कांग्रेस जिता दिया उसको। अगर कांग्रेस नहीं लड़ती वहां पे, 26,000 वोट नहीं लाती, 17,000 वोट से वो टीआरएस जीत जाती, तो वोट कटो हम भी बोल दें। उसके बाद 3 लोकसभा सीट है अपने। अच्छा इमरान जी, मैं थोड़ा सा आपको वो कर रहा हूँ, ये AIMIM अगर बंगाल में उतर रहा है तो कौन कौन से मुद्दों को लेके ये उतरेगा? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, बेसिक मुद्दे जो हर राजनीतिक दल उसको जनरली अवॉइड करने की कोशिश करती हैं, तू मैं निकाल देते हैं, इसने वो बोला, उसने वो बोला। लेकिन जो बुनियादी मसले हैं, स्वास्थ्य, आप देख रहे हैं, एंडेमिक शिक्षा है, बेरोजगारी है, कुपोषण है, बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं। इन पे कोई नज़र नहीं दिया जा रहा है। आपका अभी अगर आप देखते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ 2.3 बढ़ के आया है, पहले 1.5 आपका GDP का खर्चा होता था। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी स्वास्थ्य परिसेवाएं हैं, इनका बिल्कुल ओपन हो गया है कि क्या हालत ख़राब है, कितना है। हाँ, तो इस पे आप AIM अगर बंगाल में लड़ेगी तो किन मुद्दों पे लड़ेगी? क्या उनका स्पेसिफिक एजेंडा क्या रहेगा? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बताऊं, इमरान सोलंकी जी क्या कहना चाह रहे हैं? आप AIM के चेहरे हैं, जो बंगाल के दर्शक देख रहे हैं, तो AIM अगर बंगाल में लड़ेगा तो किन मुद्दों पे लड़ेगा? हम जब इलेक्शन का जब ये हुआ, शुरुआत हुआ था ना कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो उस वक्त ये हुआ था कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। इलेक्शन जो ये पूरा सिस्टम जो शुरू हुआ था, इसीलिए हुआ था। लेकिन अभी के जो सिनेरियो है ना, अभी लोग क्या कर दिए हैं कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी लोग हैं, वो सत्ता में बैठते हैं और अपना काम करते हैं। मैं आपको मुद्दे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। आपने सच्चार कमेटी रिपोर्ट तो जरूर पढ़ी होगी, सुना होगा। मनमोहन सिंह जी थे, 2005 में वो लाए थे, हाँ, जस्टिस सच्चार कमेटी, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट, हाँ नहीं, और 2006 में वो रिपोर्ट आया था। तो माइनॉरिटी की हालत सबसे खराब बंगाल में थी, तब 2006 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद से अभी नई रिपोर्ट आई है, अभी मैं नहीं, अभी वो सर एक्चुअली वो आंकड़ों पे
पे होना चाहिए। हम जो पत्रकारिता करते हैं वो बिल्कुल सेंसस पे खड़े होकर करते हैं। अगर आप अर्बन मुस्लिम्स की बात अगर देखें तो 80% अराउंड दे आर हैविंग इनकम ऑफ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। एक फैमिली को पकड़ा गया, एक हाउस होल्ड को पकड़ा गया। और 38.5%, ये मेरा डाटा नहीं है सर, ये सरकारी आंकड़े ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हैं, ठीक है ना। हम आंकड़े जो बोल रहे हैं वो सरकारी आंकड़े हैं। और 38.5% जो मुसलमान हैं वो उनका 2,500 के लगभग इनकम है। ऐसा नहीं है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है टीएमसी ने नहीं किया। उन्होंने माइनॉरिटीज़ को 90% को ओबीसी के अंडर लाया और माइनॉरिटी कमीशन में 2,500 करोड़ उन्होंने ऐड भी किया है। और एक मसला भी है, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्नों को दे रहा हूँ, क्या एआईएम क्या इन मुद्दों पे काम करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के जो आवाम बैठी हुई है, अगर वो एआईएम उतर रही है, एज ए नई पार्टी जो उतर रही है, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि एक जो नया आता है कोई, उस पर लोगों की नज़र हर वक्त रहती है। और गौसुद्दीन अवैसी जी कोई नए चेहरे नहीं है राजनीति में, क्योंकि नेशनल चेहरा है, तो वो उतरेंगे तो उनका एक्सपेक्टेशन भी रहेगा यहाँ पे लोगों का। तो ये क्या, अगर आप इसका मामलों पे, ये मुद्दों पे क्या एआईएम काम करेगी? देखिए, एमआईएम काम करेगी। पहला सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है शिक्षा का, यूनिवर्सिटी का। सर एक एग्जांपल दे, 10,000 मदरसा है। मदरसा इज ए फॉर्म ऑफ एजुकेशन। मदरसा सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, ये गलत सोच है। बिल्कुल ये गलत सोच है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दुर्गा पूजा अभी ममता जी मदरसा में क्या करी है, अभी ये दुर्गा पूजा के 2 दिन पहले मदरसा के टीचर सारे अपनी सैलरी के लिए गांधी मूर्ति धमतला में बैठे हुए थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये ममता जी का काम है? नहीं, आपका हम लोग काम जो करेंगे। देखिए, आपका सवाल मैं समझ गया आप किस तरह से सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हमारे लिए ये है कि सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, और माइनॉरिटी से मुस्लिम नहीं आते, सारे जो माइनॉरिटीज है वो आते हैं। हम लोग माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहते हैं, और जो लोग सही में जिनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, मैं बात सुनिए। अभी आपने कहा माइनॉरिटी कमीशन की 2500 करोड़ फंड कर दिया। आप मुझे ये बताइए, ये तो ममता जी ने बता दिया, ममता जी ने कितना रिलीज किया ये बताया नहीं, कितना रिलीज कर रहे हैं। मैं खुद माइनॉरिटी चेयरमैन से आके मिला, हमारी मीटिंग हुई, मैंने कहा सर, तो उन्होंने बोला कि सर आप लिए, मैं बात करूंगा। आप काट दिया उन्होंने, बात करने से कतरा गए वो, हालांकि कैमरा नहीं था वहां पर। तो मसला ये है कि हम लोग जो लड़ेंगे, जिस मुद्दे पर लड़ेंगे एजुकेशन के ऊपर, जैसे अभी जितने बहुत सारे न्यूज़ पे हिंदुस्तान। सर आप उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न करूं आपको, क्या एआईएम सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए बंगाल में उतर रही है, या फिर उसकी सोच कुछ और है? नहीं, उत्तर दीजिए स्ट्रेट। हाँ, बिल्कुल नहीं, एमआईएम सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उतर रही। हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, हम राजनीतिक दल हैं। हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो हम इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ते कि हम जीत कर संसद भवन चले जाए या हम असेंबली में जाके बैठ जाए। हम इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि ताकि हम हमारे जो अवाम है उनके लिए कुछ कर पाए। जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कलकत्ता शहर, आप हमारे इंटीरियर ग्राम जो है बंगाल सर, इतने मुद्दे हैं, पूरा दिन गिनाते रहेंगे आपका खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। तो हम लोगों को काम करना, जैसे हमारे यहाँ वकफ का है, उसके लिए काम करना है। वकफ का बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे ड्रेनेज का भी बहुत बड़ा मसला है कलकत्ता शहर। लेकिन शिक्षा का बहुत बड़ा मसला है सर। 10,000 मदरसों में सिर्फ 614 का एडॉप्ट किया गया है। वहाँ पे 7 एमएलए हैं हैदराबाद में, 30,000 बच्चों को वहाँ फ्री में ट्यूशन, मतलब स्कूलिंग कराई जाती है। वो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में आप एक बार जाके पता जानते हैं, हम देखे हैं आपका वेबसाइट पे। आप सोचिए 7 एमएलए हमारे वहाँ पे हैं। तो हम ये काम कर, हमारा मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम मतलब एब्रॉड ही भेजते हैं बच्चों को, जो अगर काबिल है, जहाँ जाते हैं वहाँ पे पढ़, पार्टी फंड से देते हैं। असद साहब वहाँ मतलब पार्टी फंड से निकाल के एक काम कर रहे हैं। तो हम लोग जब यहाँ पर आएंगे तो हम वो भी काम करेंगे। हम लोग हैदराबाद जो मॉडल है, हम लोग वो यहाँ पे लागू करेंगे। वो क्या मॉडल है सर? हैदराबाद डेवलपमेंट का मॉडल है। बिल्कुल डेवलपमेंट। उसमें क्या आप सिर्फ माइनॉरिटी को देख रहे हैं या पूरे कौम को देख रहे हैं? सबको देख रहे हैं, सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं। जो भी नीडी पीपल है, गरीब है, हाँ, जो भी जरूरत, किसी भी मजहब से हो सकता है। जैसे हाँ, एक गरीब जो है वो रिक्शा चलाता है या एक दुकान लगाता है, तो उसके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन आप उसमें क्या आप मजहब देखेंगे? आप बताइए। नहीं, मजहब नहीं देखता हम लोग। मैं आपको वही मैंने मजहब का बात किया नहीं आपसे। तो वो कोई भी धर्म का हो, एक बाप जो होता है वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहता है। अगर कोई रिक्शा जाना हो तो वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। तो ये कौन बनाएगा? ये जितनी सियासी पार्टियां हैं, आप सीपीएम देखिए, कांग्रेस देखिए, टीएम तृणमूल कांग्रेस, यहाँ पर देखिए, ये लोग कभी भी काम नहीं किए। गरीब बना कर रखो, वोट लेते रहो। थोड़ा कंबल दे दिया, थोड़ा साड़ी दे दिया, इलेक्शन में पैसे दे दिए, वोट ले लिए। तो ये इस मिथ को हम लोगों को तोड़ना है। अच्छा, हम जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे से हैदराबाद में बंडी फेरी वाले। नहीं, आप लोगों का देखिए, मैं आपके वेबसाइट में भी देख रहा था और इन्फॉर्मेशन भी जो है, चेन्नई फ्लड में भी आपका डोनेशन रहा है। बहुत सारे रिलीफ में आपने काम किया है, नेशनल एंड रीजनल बोथ आपने काम किया है। ये है
बहुत सारा है, लेकिन आप जो बंगाल में आ रहे हैं तो मुद्दे यहाँ पे बहुत हैं। तो इसीलिए मैं स्पेसिफिकली मैंने प्रश्न ये इसीलिए किया था कि एआईएम बंगाल में अगर उतर रहा है तो कोई ना कोई सोच के साथ ज़रूर उतर रहा होगा, तो वो सोच क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि माइनॉरिटी का आपका जो एक सियासी क़यादत है, सियासत में आप माइनॉरिटी नहीं है। जो नहीं, ये सर प्रश्न एक बार आ रहा है, एआईएम अगर नहीं बिहार में उतरता तो बोल रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कैबिनेट में माइनॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये पहली बार हुआ है कैबिनेट में माइनॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है क्योंकि एआईएम उतरा है मैदान में, वोट काट के निकल गया। सर ये भी इल्जाम लग रहा है आप मुझे बताइए, हम लोग हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुए 74 ईयर्स हो गए। हाँ, आप बताइए माइनॉरिटी का क़यादत किसने किया? आज हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर बन के बैठे हैं, आप बताइए एक भी काम माइनॉरिटी के लिए किया उन्होंने नहीं किया। एक सवाल, एक बात बताइए। वही तो सर मैं बोलूँ कि आपके पास सर माइनॉरिटी कमीशन बनाया है, इतना सब आप जाइए उनके वेब पोर्टल में जाके देखिए सर, यहाँ निकलेंगे ना, आप उनके वेब पोर्टल में जाके देखिए। हाँ, अभी आप अगर यहाँ से निकलिए बंगाल में, आप टीएमसी के नेता से पूछिएगा ना, तो वो बोले नहीं हम लोगों ने बहुत काम किया, आपको अब गाड़ियाँ बिठा के आपको लेके जाएंगे, ब्रिज दिखाएंगे, फ्लाईओवर, रोड दिखाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। आप सिटी में है, कैलकाटा शहर जो आपका इंडिया में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक सिटी है। सर और एक प्रश्न मैं जस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कोरोना एंडेमिक को लेकर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आया है स्वास्थ्य का, आम आदमी के स्वास्थ्य का। तो आपका अगर बंगाल का रेशियो देखते हैं 1:10,000 डॉक्टर और पेशेंट रेशियो है, और ऑल ओवर इंडिया का हालत और भी ख़राब है 1:11,000। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, इस पे क्या एआईएम काम करेगी उतर के? हम लोग उसी पे काम करेंगे क्योंकि ये बुनियादी मुद्दे हैं। हम लोग जो अवाम के जो मुद्दे हैं, हम लोग जो अवाम के मुद्दों पे ही काम करते हैं। हैदराबाद में है, वहाँ देखिए आप, महाराष्ट्र में देखिए जो हमारे एक एमपी जीते हैं इमदाद, वो भी वही काम कर रहे हैं। तो हम लोग बुनियादी मुद्दों पे ही काम, अभी अख्तर उल इमान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, एमएलए बन गए, फ्लोर लीडर है बिहार के हमारे पार्टी की तरफ से, वो असेंबली में जाकर सीमांचल की बात कर रहे हैं। बाहर खड़े होकर 5 एमएलए ने हमारा धरना भी किया भाई सीमांचल को इंसाफ मिलना चाहिए। तो हम उन्हीं की बात करते हैं जिनको जरूरत है, हम उनकी बात नहीं करते जिनको जरूरत नहीं है। हम उनकी बात है जिनको जरूरत है, उनके लिए काम करते हैं। गरीब के बच्चों को एजुकेशन मिले, आपका जो हिस्सा वो हिस्सा मिले, हिस्सेदारी मिले आपको, हम इन मुद्दों पे काम करते हैं। इमरान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुद्दे बहुत हैं, एक दिन में सब करना संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मूल्यवान वक्त दिया, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे एआईएमआईएम के इमरान सोलंकी साहब से मुद्दों पे। देखिए मुद्दे इतने हैं, एक दिन में ख़त्म करना नामुमकिन है। हम कोशिश कर रहे थे जो मुद्दे बुनियादी मुद्दे हैं उस पर एआईएम क्या करने वाली है, आने वाली है, आपके यहाँ के राजनीति में एआईएम उतरने वाली है, तो ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि आप हैं भाग्य विधाता जो आप आम को खास बनाते हैं और खास को आम। आप, हमने प्रश्न रखे हैं, उन्होंने उत्तर भी दिए हैं, आप सोचिएगा सही है क्या है, वो आप तक, आप पर छोड़ते हैं। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, कलकत्ता।